सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम। मैं नसीन कुमार निशांत सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला, बासोपट्टी गांव है मेरा, ददरी पंचायत। मैंने इस बार 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में 140वां स्थान लाकर एसडीएम के पद के लिए आयोग ने मुझे चुना है। मैं इस बार सबसे युवा एसडीएम बनने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। इसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। सबसे पहले तो मेरे परिवार, फिर मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, सभी लोगों का काफ़ी योगदान है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस एग्ज़ाम में जिस प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर आप प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, जिस तरह से इसका स्टेज है क्लियर कि 3 स्टेज में अगर आपको देना है, एक स्टेज इसका क्रिटिकल है। अगर किसी भी स्टेज में आप फंसते हैं, अगर किसी भी स्टेज में आप गए, तो उस वजह से आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम फिर से देना पड़ सकता है। इसलिए इसमें गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन हो, उचित मार्गदर्शन हो, तो आप समझिए कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे उचित मार्गदर्शन इंटरव्यू के दौरान, मॉक इंटरव्यू के लिए मुझे मिशन 50 से काफ़ी ज़्यादा मिला। उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे आपको बात करनी है, वहाँ पर किस प्रकार का एक्सप्रेशन देना है, किस सवाल पे किस प्रकार का जवाब होता है, कोई भी बात जो छूटे ना, उस प्रकार से उन्होंने लगभग आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कवरेज करते हैं। उनका ये समझाने का तरीका भी काफ़ी सहज होता है। इस प्रकार से जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे आज भी याद है कि आप आईआईटी में थे, आईआईटी में आप रह करके आपने गवर्नमेंट का इतना पैसा बर्बाद किया, अगर आपने आईआईटी का कोई जॉब नहीं लिया, तो फिर आप यहाँ अगर आते हैं सिविल सेवा में, तो फिर इससे तो आप कैसे आप पे भरोसा किया जाए कि आप आगे जा कर के फिर यूपीएससी के लिए नहीं तैयारी करेंगे, या फिर आप क्यों ऐसा मतलब कर रहे हैं, इस प्रकार का सवाल था उनका। तो मेरे जवाब से वो बहुत काफ़ी संतुष्ट थे और उसमें थोड़ा उन्होंने ऐड भी किया था। जैसे कि मैंने उन्हें बताया था कि सर मैं आईआईटी से हूँ और मैं अगर सिविल सेवा में जाता हूँ तो मेरे पास अब 2 चीज़ का नॉलेज होगा, सिविल सेवा का भी, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई कर ली है, मैंने परीक्षा पास की है, साथ ही साथ आईआईटी का भी होगा। तो ये दोनों स्किल मैं एक साथ प्रयोग कर सकूँगा। तो ये काफ़ी रचनात्मक लगा उन्हें, और उन्होंने भी उसको समझा और बताया कि हाँ इसमें ये ऐड करो, थोड़ा बहुत ऐड करके उन्होंने बताया। और एक्चुअली में आपको मैं बताऊं कि आश्चर्य की बात है कि एक्चुअल इंटरव्यू में, जो रियल इंटरव्यू था, वहाँ भी मुझसे यही सवाल पूछा गया था। एक सवाल ये भी था उसमें। मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं बासोपट्टी गांव का रहने वाला हूं, सीतामढ़ी ज़िले में जो पड़ता है। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पुपड़ी, सीताराम डीएवी पब्लिक स्कूल पुपड़ी से की है। वहाँ 2011 में मैंने पास किया है 10 सीजीपीए के साथ। फिर मैंने अपनी 12वीं वुडबाइन मॉडर्न स्कूल से किया है, जो दरभंगा में है। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक की परीक्षा कंप्लीट की है। बीटेक मैंने कंप्लीट किया है आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मैं अपने ब्रांच में वन ऑफ द टॉपर्स था। वहाँ से मैंने कंप्लीट किया 2018 में जून में। फिर जुलाई में इसका मतलब फॉर्म वगैरह फिल करने का समय था, तो मैंने उस समय से फॉर्म फिल किया और मैं इसकी तैयारी में जुट गया था। इस एग्ज़ाम में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप सही लगन नहीं है आप में, जो डेडिकेशन, आप समझिए कि डेडिकेशन नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं आते हैं इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने, तो आप समझिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन भी हो सकता है अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि आप समझिए कि ये आपको सिर्फ एक पद नहीं दिलाएगा, आपको ये बताएगा भी कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप लोगों की समस्याओं को कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी को भी अगर चुना जाता है एसडीएम के पद पर, तो उसमें वो क्षमता ज़रूर होती होगी, जो वो देखते होंगे कि वो काबिलियत है कि नहीं, वो जिला को, वो उस अनुमंडल को संभालने की क्षमता उसमें है कि नहीं। मेरे से भी एक सवाल रियल इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी दाढ़ी मूछें नहीं आई है, आपकी उम्र काफ़ी कम है, 22 वर्ष है केवल,
और आपको एसडीएम बनाते हैं, एक ज़िला में लगभग 35 लाख 30 लाख आबादी होती है बिहार में, तो कैसे आप टैकल करेंगे? आपको लगता है कि आप संभाल पाएंगे? इस टाइप के सवाल भी उन्होंने पूछा था। तो वही कह रहा हूँ कि मैं, आप अगर ऐसे हैं कि आपको अगर सही में आपके अंदर क्षमता होगी, आप उचित मार्गदर्शन में रहेंगे। उचित मार्गदर्शन का मेरा ये मतलब है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक, आप समझिए ना कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। मैग्नीट्यूड आपका होगा, मैग्नीट्यूड इन सेंस कि आप पढ़ाई कितनी देर करेंगे, आप कितना मेहनत करते हैं, आपके मेहनत करने का बेस क्या है, किस तरह से पढ़ते हैं, ये मैग्नीट्यूड हुआ आपका। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन इन सेंस ये हुआ कि आप ये समझिए कि वो दिशा क्या होगी उसके लिए, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी बातें न करें, तैयारी के समय किन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। ये सब जो डायरेक्शन है, ये उचित मार्गदर्शन कहिए, ये सब चीज़ आपको एक उचित शिक्षक या फिर एक बड़े अधिकारी से ही मिल सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिशन 50 ने मेरी की थी मॉक इंटरव्यू के दौरान। साथ ही साथ रंजीत सर जो यहाँ सिर्फ मेरे ज़िला के डीएम रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किया है इसमें। व्यक्तिगत रूप से उनका मदद काफ़ी ज़्यादा रहा है। उन्होंने समझाया है कि एक्सप्रेशन कैसे देना है, अगर बात आप एक सवाल करते हैं तो दूसरे लोगों से भी कैसे मतलब नज़र मिला करके बात करनी है उनको, ताकि इग्नोर फील ना हो वो। इस तरह से उन्होंने समझाया है और वो बताए हैं कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा। जैसे ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी पे आपका कमांड अच्छा खासा होना चाहिए। फिर आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब उन्होंने बताया। फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको करेंट अफेयर के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर बर्निंग टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होंगे, उसके बारे में भी उन्होंने समझाया। रंजीत सर का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये बताएं कि आपको ये पढ़ना है, केवल इतना रोल नहीं है, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो वो मेरे, अगर मैं अर्जुन हूँ तो वो मेरे गुरु द्रोण हैं। उनको मैं देख करके बहुत सीखता था, मोटिवेट होता था। मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा ही आईएएस बनना है कभी ना कभी। उनके बारे में मैं पर्सनली मिला नहीं था उससे पहले, एग्ज़ाम मॉक इंटरव्यू से पहले मैं उनसे मिला नहीं था, लेकिन मैं उनको हमेशा सीतामढ़ी पेज पर, सीतामढ़ी फेसबुक पेज है उस पर उनको देखता था और लोग भी बताते रहते थे। मेरे घर वाले बहुत प्रेज करते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा। तो उनको देखता था कि बाढ़ में चले जाते थे ऐसे ही, मतलब एक आईएएस होकर के अंदर जा कर के सेवा कर रहे हैं, गरीबों वंचितों की आवाज़ को ऊपर रखते हैं, लोगों के साथ जैसे बेहिचक मतलब उनसे बातें करना, कोई आते हैं तो उनकी मदद करना, ये सब जो बातें थी, तो मुझे लगता था कि आईएएस में ऐसी ही क्वालिटी होनी चाहिए। और मैं उनसे बहुत सीखता था और उन सब बातों का मैं ध्यान रखते हुए सोचता था कि मुझे भी ऐसा बनना है। एक समझिए कि आइडियल के रूप में मैं उन्हें देखता था, सपने के जैसा था। पता नहीं कि मतलब उन तक कभी पहुंचूंगा कि नहीं, वैसा कभी बन पाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ, एक सीढ़ी ज़रूर मैंने तय कर ली है और उन तक पहुंचने का मौका मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा भी है। और साथ में आप ये समझिए कि संघर्ष की कहानी की जहाँ तक बात है, तो 2017 की बात है कि मैं आईआईटी से जब था, तो आईआईटी से मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड में इसलिए गया ही था क्योंकि मुझे सोशल बैकग्राउंड से हट करके रहना था, आर्ट्स बैकग्राउंड से। उसमें काफ़ी मतलब पढ़ने की ज़रूरत होती है और मतलब रटने की ज़रूरत होती है, ऐसा कहिए सिंपल भाषा में। तो इन सब बातों से मैं डरता था कि रट नहीं पाऊँगा, मैं लॉजिक्स में ज़्यादा बिलीफ रखता हूँ। तो इन सब वजह से मैं उसको छोड़ करके आर्ट्स बैकग्राउंड को मैंने आईआईटी किया। और आईआईटी के बाद 2017 की बात है, 2 फरवरी 2017 जब मैं प्लेसमेंट का फॉर्म फिल कर रहा था, तब मेरे घर से फ़ोन आया और पता चला कि मेरी माँ का डेथ हो गया है। उस दौरान मैंने सोचा कि मतलब आप पूछिए मत कि वो फीलिंग क्या थी, वो क्या होता है उस समय, सैड मोमेंट क्या होता है जब घर आप आते हैं, फिर क्या होता है। ओनली सोर्स ऑफ इनकम थी मेरी मम्मी, ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत कुछ पूछिए मत। शी वॉज ब्रिलियंट, आई मस्ट से। और उसके बावजूद मैं फिर गया, जब कॉलेज गया, कॉलेज तो जाना ही था, कॉलेज गया, लास्ट डे ऑफ जब फॉर्म फिलिंग का था प्लेसमेंट का, तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की है, अच्छे से पढ़ना। वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया है कि मुझे ये करना होगा। कॉलेज में चूँकि टाइम कम मिलता है, आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर बाकी चीज़ें में आप फंसे रहते हैं, तो कॉलेज में तो हो नहीं पाई अच्छे से शुरुआत। लेकिन जैसे ही 2018 आया, कंप्लीट हुआ मेरा कॉलेज जून में, तब से जुलाई से मैंने लगभग पढ़ना शुरू कर दिया था। ये सब बातें हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। आप ये समझिए कि लोगों को मैं समझाना चाहता हूं
कि कम उम्र में अगर मैं कर सकता हूँ केवल 22 वर्ष में, तो आप भी कर सकते हैं। 22 वर्ष में आप भी कर सकते हैं, और अब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास ज़रूर करें। प्रयास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। और उचित मार्गदर्शन के लिए आप उचित लोगों से संपर्क ज़रूर बनाए रखें और उनसे मिलते रहें, उनसे बातें करें, और ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ मैं आपको अंत में ये कहना चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में समझिए कि जितने भी जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, मैं उनका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से, और सर से संपर्क करें। सर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सर का मतलब दिल के बारे में मैं बता नहीं सकता कि वो कितने कोमल हृदय के हैं। तो ऐसे लोगों से आप मिलते रहें, उन जो आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो उन लोगों से मिलें, उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि युवा हैं आप, तो आपका समय कहीं और न जाए, नेगेटिव अप्रोच ना रखें, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान कम दें, उचित चीज़ों पर पॉजिटिविटी को अपने दिमाग में बना करके रखें। ये आप प्रयास करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, मुझसे ज़्यादा सफल होंगे, मुझसे अच्छे मुकाम पे आप जाएंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब अंत में सबको प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार है, और रंजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।